हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी समय हुआ मैं आपको कोई वीडियो नहीं दे पाया। रीज़न कुछ परिस्थिति थी ऐसी जिस कारण से मैं समय नहीं निकाल पा रहा था। अभी मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर को रिपोर्ट बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। आप कभी कहीं भी किसी भी ऑफ़िस या आप कंपनी में या किसी भी डिपार्टमेंट में आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ही ज़रूरी होता है वहाँ की परफ़ॉर्मेंस जानना। क्योंकि परफ़ॉर्मेंस जब तक आप नहीं जानेंगे, तक आप सेग्रीगेट नहीं कर पाएँगे कि कौन कम काम कर रहा है, कौन ज़्यादा काम कर रहा है, कौन एवरेज काम कर रहा है। ठीक है? तो ग्रो करने के लिए हमें बहुत ही ज़रूरी है जानना कि एक्चुअल काम किस तरह से हो रहा है और किस तरह से उसका इम्प्रूवमेंट प्लान बनाया जाए। दोस्तों इसी के लिए है मैं आईडी आज आपके सामने उपस्थित हूँ। अपनी छोटी-सी रिपोर्ट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, मैं आपको बहुत ईज़ी तरीके से इसको बनाना बताऊँगा, ठीक है? तो व्हाट इज़ पीएलआई? पीएलआई परफॉर्मेंस लेवल इंडेक्स। इस रिपोर्ट का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस लेवल इंडेक्स। कई पर इसको पीएमआई भी बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट इंडेक्स, ओके? तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? तो इसको इसका इस अगर ये रिपोर्ट बन रही है तो आप मेज़र कर पा रहे हैं चीज़ें और जब मेज़र कर पा रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप ग्रो करेंगे, आपका बिज़नेस ग्रो करेगा और ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस ग्रो करेगी। ठीक है? तो आइए दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ इसका रिपोर्ट के बारे में। इसके साथ ही मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। जो इससे रिलेटेड हैं, जिनको एक नॉलेज की आवश्यकता है। ठीक है? ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की प्रक्रिया में। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेडीनेस क्या होनी चाहिए जब हम इस रिपोर्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है? बेसिकली आपको पता तो चल गया कि मेजरमेंट करना है हमें प्रोसेस का, और रेडीनेस क्या होनी चाहिए जब इस रिपोर्ट को बनाते हैं। तो रेडीनेस फॉर क्रिएटिंग परफॉर्मेंस लेवल रिपोर्ट। क्या रेडीनेस होनी चाहिए? पहला टॉपिक मैं कवर करता हूँ, व्हाई डू वी नीड टू मेक दिस रिपोर्ट। जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए और होता भी है कि हमें इस रिपोर्ट को बनाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है? आवश्यक क्या है? तो दोस्तों ये एक आवश्यकता क्या है इसका आंसर मैं देना चाहूँगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है आपके प्रोसेस को मेज़र करने के लिए। जब आप प्रोसेस को मेज़र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन डाउन लाइन में है, ये कौन मतलब बॉटम परफॉर्मर है, कौन हायर परफॉर्मर है, कौन एवरेज परफॉर्मर है, ठीक है? तो जब ये जान लेंगे तो आप उसके हिसाब से एक्शन प्लान भी बना सकते हैं, ठीक है? तो डेफ़िनिटली इनडायरेक्ट वे में ये आपको डेफ़िनिटली ग्रो करती है, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को, प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट विल बी द बेनिफिट्स आफ्टर मेकिंग द रिपोर्ट? ओके, तो आपके बेनिफिट्स क्या होंगे इस रिपोर्ट को बनाने के बाद? फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि बेनिफिट्स तो डेफ़िनेटली होंगे जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब आप मेज़र कर पाएँगे कि कहाँ पे लैग हो रहा है, कहाँ पे हमें और काम करने की आवश्यकता है, क्या परफ़ॉर्मेंस चल रही है, कौन ऐसे लोग हैं जो बॉटम परफ़ॉर्मर हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो हायर परफ़ॉर्मर हैं, कौन एवरेज है। तो जब हम ये पता कर पाएँगे, उनकी परफ़ॉर्मेंस में प्लान और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होगा तो डेफिनेटली प्रोसेस ग्रो करेगा, ठीक है? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेसिक थिंग्स नीड टू बी रेडी व्हाइल क्रिएटिंग दिस रिपोर्ट। सो दोस्तों की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास रेडी होनी चाहिए जब हम ये रिपोर्ट को बना रहे हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन पे मैं अभी आता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी टू पब्लिशिंग दिस रिपोर्ट, ओके? तो फ्रीक्वेंसी किसी भी रिपोर्ट को पब्लिश करने की क्या होती है? इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस रिक्वायरमेंट कि मैनेजर की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी जो सुपरवाइजर है उनसे आप डिस्कस करके इस रिपोर्ट की फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। ये डेली भी हो सकती है और वीकली भी हो सकती है, और अगर मंथली कहेंगे तो टू लेट हो जाएगा, ठीक है?
तो मंथली तो नहीं, क्योंकि आप परफॉर्मेंस अगर गेज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट वीक में 2 बार पब्लिश करनी है, ट्वाइस इन अ वीक, या फिर एटलीस्ट वीकली एक्टिविटी तो ज़रूर ही इसको बनाना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स नीड टू बी रेडी व्हाइल क्रिएटिंग दिस रिपोर्ट। इस क्वेश्चन पे मैं बाद में अभी आता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इससे रिलेटेड कुछ और सेम क्वेश्चन के बाद। व्हाट आर द केपीआईज विच शुड बी इंक्लूड इन दिस रिपोर्ट। मतलब कौन से केपीआईज हैं जो इस रिपोर्ट में इंक्लूड होने चाहिए। केपीआईज मीन्स की पैरामीटर इंडिकेटर, ठीक है। मतलब जो पैरामीटर जिसके बेसिस पे इस रिपोर्ट को हम गेस करते हैं, परफॉर्मेंस जज करते हैं, वो कौन से पैरामीटर्स होंगे, ठीक है, वो वो बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, इन दोनों का आंसर लगभग सिमिलर है, तो इसलिए मैं आपको एक साथ में बता देता हूँ। दोस्तों, पहले आपको केपीआईज के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, जब भी कोई बिजनेस पे जब हम परफॉर्मेंस जज करते हैं, तो उसका नेचर देखा जाता है कि क्या नेचर है आप बिजनेस का, उससे रिलेटेड ही हम केपीआई सेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है हाइजीन फैक्टर। तो हाइजीन फैक्टर में क्या हो सकता है। हाइजीन फैक्टर में सपोज अगर एडवाइजर्स आपके लॉगिन कर रहे हैं, ऑन टाइम लॉगिन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, स्केड्यूल एडहेरेंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रोस्टर एडहेरेंस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हाइजीन फैक्टर्स में आती है चीजें, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो हाइजीन फैक्टर्स में होती हैं। नंबर सेकंड, क्वालिटी पैरामीटर्स। देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट बन रहा है, या सर्विसिंग यूनिट है, या प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, या फिर सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट है, या फाइनेंस यूनिट है, वॉट एवर जो भी यूनिट है, आपको वहाँ पे क्वालिटी पैरामीटर्स पे मतलब गेज करना ही होगा, ताकि क्वालिटी जो चीज़ों की मेंटेन रह सको। जब क्वालिटी मेंटेन रहती है, तो फिर उसी हिसाब से मार्केटिंग, सेल्स और सर्विसिंग होती है। तो क्वालिटी पैरामीटर में दोस्तों होते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल क्वालिटी किस तरह से हो रही है, ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, ठीक है। तो जब ये हमारी क्वालिटीज इंप्रूव होती हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा होता है, तो डेफिनेटली हमारी डिमांड अधिक होती है, जो चाहे वो सर्विसिंग है, चाहे वो प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है दोस्तों। तो क्वालिटी पैरामीटर्स को भी हमें गेस करना है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप प्रोसेस जो ओनर है, प्रोसेस जो लीडर है, उनसे डिस्कस करके ये पैरामीटर सेट कर सकते हैं। जस्ट वो रैंडम मतलब कुछ बेसिक चीजें, बेसिक आइडिया में इस रिपोर्ट को बनाने के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, नेक्स्ट इसमें ऐड कर सकते हैं अटेंडेंस टारगेट, ठीक है। अटेंडेंस टारगेट मतलब कैसे, कि जैसे सपोज आप 5 डेज वर्किंग में काम कर रहे हैं, प्रोसेस में काम कर रहे हैं, तो आपको 2 वीक ऑफ, टू मतलब हॉलीडेज वो एवरी वीक मिलेंगे, तो आप 5 डेज वर्किंग काम करेंगे, तो एटलीस्ट अगर मंथ में आपको 22 डेज काम करना होगा। अगर आप 6 डेज प्रोसेस में काम कर रहे हैं, तो मंथली आपको 26 डेज काम करना होगा, ठीक है। 26 डेज प्रेजेंट रहना होगा। इसके साथ ही कंपनी को स्लीप्स भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो वो उनका टारगेट क्या होना चाहिए, और जो इस रिपोर्ट को बनाते समय होना चाहिए, तो वो जो टारगेट हम सेट करते हैं, वो सब अटेंडेंस टारगेट के केपीआई के अंडर आता है। दोस्तों, ऐसे ही है बिजनेस टारगेट। आप सोचिए कि अगर आपकी सर्विसिंग यूनिट है, तो उसके टारगेट होंगे, अगर आपकी प्रोडक्शन यूनिट है तो उसके टारगेट होंगे। जैसे मान लीजिए सर्विसिंग यूनिट है, ठीक है। सर्विसिंग यूनिट मतलब इसके बिजनेस टारगेट होंगे कि क्या सर्विस हो रही है, मतलब सर्विस किस तरह से हो रही है, उसको रेट किस तरह से करा। बिजनेस यूनिट है या प्रोडक्शन यूनिट है, तो सेल्स किस हिसाब से हो रही है, उसका टारगेट सेट किया जाएगा। यूनिट कई जगह पर यूनिट बोलते हैं, कई जगह पर लीड बोलते हैं, कई जगह पर सेल्स बोलते हैं। तो ये कुछ आइडिया है जिसको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं इस रिपोर्ट को बनाते समय, ठीक है। तो ये केपीआईज आप कह सकते हैं केपीआईज हैं कुछ। कोई एंट्री गेट भी हो सकता है, एंट्री गेट मैं आपको डिस्कस करूंगा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। बाकी चलते हैं वापस अपने फ्रंट पेज की ओर। तो दोस्तों, केपीआईज मैंने आपको बता दी क्या केपीआईज इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही केपीआईज इंक्लूड करने हैं। आगे आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं और इनको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है अपने system। ठीक है। व्हाट इज वेटेज एंड हाउ टू बी सेट इट। मतलब वेटेज क्या होती है, फिर उसको सेट कैसे करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज की वेटेज सेट नहीं करेंगे, तो कोई एक्स्ट्रा मार्क ले लेगा और कोई
लो मार्क मिलेगा, ठीक है। एंड इसके साथ एक और क्वेश्चन मैं आपको कवर करना चाहता हूँ, व्हाट डज मीन फॉर वेटेज कैपिंग, वेटेज कैपिंग क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो आइए चलते हैं वेटेज की तरफ, वेटेज क्या होता है। तो दोस्तों वेटेज क्या होता है कि जब भी हम कोई परफॉर्मेंस रिव्यू रिपोर्ट बनाते हैं, तो दोस्तों वेटेज मतलब क्या है, वेटेज इज द बाइफरकेशन ऑफ परसेंटेज, ठीक है। वेटेज इज द बाइफरकेशन ऑफ परसेंटेज विच इज प्री डिसाइडेड टू टू जज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द रिपोर्ट, ओके। तो बेसिकली जैसे सपोज अगर हमने 4 पैरामीटर बनाए या 5 पैरामीटर बनाए, उसमें कुछ परसेंटेज हमें रखना है, किसी का मान लीजिए 25% रखना है, किसी का 10%, किसी का 5%, किसी का 25%, किसी का 35%। तो जो पैरामीटर्स हैं हमारे, उनको हमने एक परसेंटेज दे रखा है उनकी मार्किंग के आधार पे। तो जो वो जो परसेंटेज है उसी को हम वेटेज बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। तो चलिए थे वेटेज की ओर, ठीक है। जैसे हमारी ये केपीआईज हैं, ठीक है दोस्तों, ये हमने मान लीजिए ये हमारी केपीआईज हैं, जैसे कि अभी मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो केपीआई मान लीजिए कि आपने केपीआई में इसमें अपनी, मैं अभी थोड़ी समय के लिए डिलीट कर देता हूँ, है ना। अटेंडेंस है, जैसे अटेंडेंस एक पैरामीटर है, इसको आपने इंक्लूड किया है अपनी रिपोर्ट में, है ना। एस्केलेशंस है, एस्केलेशन मतलब कि किसी की एस्केलेशन ना हो, चाहे वो इंटरनल क्लाइंट हो या एक्सटर्नल क्लाइंट हो या अपने सुपरवाइजर्स हो, ठीक है। तो ये चीज़ का एस्केलेशन का एक टारगेट बनाया गया है कि एस्केलेशन ना हो, या हो तो कितनी हो, ठीक है, उसको किस तरह से पैरामीट किया जाए। दूसरा तीसरा दोस्तों लॉगिन आवर्स, लॉगिन आवर्स मतलब लॉगिन आवर्स ऑफ कंप्लीशन, कि जैसे सपोज अगर किसी को 9 घंटे की शिफ्ट करने के लिए कहा गया है, तो 9 घंटे उसने किए हैं कि नहीं, यानी कि ब्रेक को अगर हम हटा दें तो ब्रेक टाइम अगर मान लीजिए कंपनी में 1 घंटे मिल रहा है, किसी में 1.5 घंटे मिल रहा है, तो ठीक है, उस टाइम को अगर हटा दें तो टोटल लॉगिन आवर्स का जो टारगेट है उसका वेटेज किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही क्वालिटी स्कोर, क्वालिटी स्कोर्स का मतलब क्वालिटी पैरामीटर्स जो है उनका वेटेज लाइक सेम कि सेल्स का जो स्कोर्स, ठीक है, कितनी सेल्स हुई हैं या कितनी लीड्स हुई हैं, ठीक है, ठीक है, उनका स्कोर्स क्या, तो वेटेज सेट करते हैं, ये वेटेज सेट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वेटेज को सेट करें। जैसे मैंने 15% मैंने वेटेज अटेंडेंस का रख लिया, मान लीजिए 10% एक्सप्लेशन का रख लिया, मान लीजिए 20% लॉगिन का, 25% क्वालिटी का, अब 25% मान के मैंने सेल्स का रख लिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ओवरऑल वेटेज जो है वो 95% है। तो 95% नहीं होनी चाहिए, ये 95 की जगह 100% ओवरऑल वेटेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने 35 कर दिया सेल्स का टारगेट, यहाँ पे 105 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अटेंडेंस का हम 10% कर दीजिए, या फिर लॉगिन को कम कर दीजिए, या फिर क्वालिटी को। तो क्या है कि हम सेल्स का टारगेट तो उतना ही रखेंगे, क्योंकि सेल्स हमारी प्रायोरिटी पे है। क्लाइंट को सेल्स, हमें जितना ज़्यादा सेल्स होगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, इसलिए उस पैरामीटर को हम थोड़ा छोटा करके बाकी का एस्केलेशंस पे हम 5% कर देते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, ये 100% हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया 100%। तो ओवरऑल बेटिस का जो ओवरऑल टारगेट होगा जो परसेंटेज का, वो 100% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे अगर 5 मैंने पैरामीटर लिया, आप 5 की जगह अगर आप यहाँ पे 7 करना चाहते हैं, 9 करना चाहते हैं, तो जो भी कर लीजिए, लेकिन उसका वेटेज उसका 100% ही सेट होना चाहिए, है ना। ये निश्चित है कि तभी ये रिपोर्ट बन पाएगी, तभी आप ओवरऑल परफॉर्मेंस जज कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है वेटेज कैपिंग। तो वेटेज कैपिंग भी मैं आपको बताता हूँ। वेटेज कैपिंग क्या है कि हमारे क्वेश्चन में नेक्स्ट वेटेज कैपिंग है, ठीक है। तो अब मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताता हूँ, बाकी इससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपका खत्म कर देता हूँ। व्हाट आर दी इंटीग्रेट पैरामीटर्स इन पीआई। ये डिपेंड करता है कि आप इंटीग्रेट पैरामीटर सेट करेंगे कि नहीं करेंगे। अब ये इंटीग्रेट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ इस रिपोर्ट को, कि कैसे ये रिपोर्ट डिजाइन की जाएगी या कैसे ये डिजाइन की गई है। तो दोस्तों ये है व्यू मेरी रिपोर्ट का। अभी मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा था, अभी मैं आपको धीरे धीरे आराम से समझा। ये मेरी रिपोर्ट का व्यू है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये डेटा आपको दिख रहा है, ये मैंने अज्यूमिंग डेटा है, ये मैंने खुद से इसको बनाया है, किसी कंपनी या प्रोसेस से इसका कोई
रिलेशन नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, रेफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने, क्योंकि मुझे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जज करनी है, मैंने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, प्रोसेस, सुपरवाइजर नेम। ठीक है, देखिए प्रोसेस क्या है, पिज्जा है, डोमिनोज है, और जो सुपरवाइजर है वो है सौरभ, मनोज। ठीक है, तो ये सुपरवाइजर्स है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो मेरा पैरामीटर है वो है, मान लीजिए मेरा लॉगिन आवर्स का। ठीक है, तो लॉगिन आवर्स है, और लॉगिन आवर्स को मैंने यहाँ पे 25% वेटेज दिया है। ठीक है? मैं बाकी चीजें समझाता हूँ, पहले आप ये समझ लीजिए जिस तरह समझ। ठीक है, यहाँ पे है अटेंडेंस, अटेंडेंस को मैंने 20% दिया है। फिर नेक्स्ट है सेल्स, सेल्स का क्या है, सेल्स का स्कोर, इसका मैंने वेटेज दिया 30%। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे है नेक्स्ट है आपका क्वालिटी स्कोर्स। ठीक है, क्वालिटी स्कोर्स, देन एस्केलेशंस, एस्केलेशंस का 10% वेटेज है। तो अगर मान लीजिए ये सारा वेटेज जो 5 पैरामीटर है इनका 100% वेटेज होना चाहिए, अगर 100% वेटेज नहीं होता है तो फिर ये गलत होगा। तो आप ये देख सकते हैं नीचे, ये इनका सम जो है 100% ही आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसका 15% की जगह अगर 20% कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये चेक आ गया, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है कि इसकी जो टोटल का जो सम है, आप देख सकते हैं फॉर्मूला को, जो वेटेज का जो सम है अगर वो 100% है तो ओके है, अगर 100% नहीं है तो फिर ये चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें पहले ये भी चेक करना है, ताकि मैंने इसी में लगा दिया। अभी ये मैं क्या करता हूँ, इसके एस्केलेशन को मैं 5% कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए बता रहा है, ओके बता रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक कोई बता देता हूँ कि किस तरह से फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है, बाकी का आप से समझ सकते हैं। ठीक है, आपकी सेम तरीके से ही फॉर्मूला सब जगह इनबिल्ट होगा, है ना। तो देखिए ये मैंने ये फॉर्मूला डिलीट कर दिया अभी आपके सामने। ये क्या है, मेरा लॉगिन टारगेट है। लॉगिन टारगेट मतलब कि पर एम्प्लॉई को एक दिन में 8 घंटे लॉगिन करना। ठीक है, अब किसी ने यहाँ पे 8 घंटे किया है, किसी ने 7.7 आवर्स, किसी ने 6 घंटे, तो किसी ने 4 घंटे किया है। ठीक है, अब किसी ने मान लीजिए इन्होंने 12 घंटे भी, नहीं 12 तो ज्यादा हो जाएगा, 10 घंटे भी, 10 घंटे भी किया है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ क्या, इफ दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100, इससे क्या होगा, ये नंबर में आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्या करा, एक्चुअल लॉगिन डिवाइड बाय टारगेट लॉगिन इंटू 100, 100 क्यों किया, नंबर में बनाने के लिए। अब इसमें फिर इंटू कर देते हैं इसकी वेटेज, क्योंकि वेटेज ऊपर है सिंगल कॉल सेल में। ठीक है, और हमें नीचे तक पूरा फॉर्मूला पेश करना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें F4 प्रेस कर देते हैं। ठीक है, F4 प्रेस करने से ये सेल जो है फ्रीज हो जाएगी। देखा आपने, ये सेल फ्रीज हो गई। अभी जहाँ पे जो 100 नंबर आ रहे थे वो अब 25 में बदल गए। ठीक है, इसको हम नीचे तक पेश करते हैं। देख रहे हैं आप, इनका टारगेट जो है 8 आवर्स का है, इन्होंने 8 आवर्स लॉग इन करा है, तो इनको पूरे 25% वेटेज के हिसाब से पूरे 25 नंबर मिले। इन्होंने 7.7 कर, इनको 24.06 नंबर मिल गए। ठीक है, इन्होंने 6 घंटे किया है तो इन्हें मान लीजिए 18.75 नंबर मिल गए। इन्होंने 8 घंटे किया है तो इतना, इन्होंने 4 घंटे किया है तो इनको इतना नंबर मिल गया। 4 घंटे करने पे इनको 12.5 नंबर मिल गए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देख, यहाँ पे जहाँ पे 4 घंटे लॉगिन किया है तो ये 12.5 नंबर, एक बार 12.50 नंबर मिले हैं 25% वेटेज के हिसाब से, तो ये मतलब वो ठीक है ना। तो इस तरह से फॉर्मूला को आप इनबिल्ट कर लोगे। ठीक है, इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, नीचे तक ड्रैग करने में क्या प्रॉब्लम आया, देखिए अब देखा है यहाँ पे 31.25 नंबर इनको मिल गए भाई साहब को। ये कौन है, ये इसी का, इसका को 30.25
31.25 नंबर मिल गए, जबकि इनका वेटेज था 25% का ओनली, यानी कि 25 मैक्स मिलने चाहिए। तो 31 नंबर इनको मिल गए। तो इसकी वजह से चैलेंज क्या आएगा, इनका जो ओवरऑल स्कोर होगा, ठीक है, वो कम या इसमें ओवरऑल स्कोर में नंबर बढ़ जाएंगे। तो इनका इनको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, तो जो कि ये नहीं होना चाहिए। इसी के लिए हम कैपिंग सेट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू मीन फॉर वेटेज कैपिंग, ठीक है। तो वेटेज कैपिंग हम इसी के लिए सेट करते हैं। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे सेट करेंगे। कैपिंग का मतलब होता है कि एक कैप लगा दिया, ठीक है, तो उसके ऊपर जो वेटेज नहीं जाएगी। तो उसके लिए कैसे करते हैं, तो मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, हमने जो कॉपी फॉर्मूला जो लिया है, वो फॉर्मूला को हमने कॉपी किया। ठीक है, इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। इफ दिस का जो फॉर्मूला पहले से लगा हुआ, तो उसका स्कोर अगर, ठीक है, ग्रेटर देन हो जाए कितने से, जैसे यहाँ पे 25%, ठीक है, तो 25 लिख देते हैं। 25 नंबर से अगर ज्यादा हो जाता है तो 25 ही रहे, नहीं तो जो नंबर आते हैं वो रहे। ठीक है, तो अभी आप देखिए अभी क्या नंबर आएगा। अभी यहाँ पे 25 ही आ रहा है। ठीक है, अभी कोई भी नंबर है अपनी, इसने 10 घंटे की, अगर ये मान लो 12 घंटे भी या 11 घंटे भी करते हैं, तो भी इनका 25 ही रहता है। पहले 10 घंटे किया था तब भी इनका 25 ही रह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये कैपिंग लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैपिंग नहीं लगाओगे तो किसी को नंबर्स, मतलब उसके वेटेज के से भी ज्यादा मिल सकते हैं। और सपोज मान लीजिए कि अगर सभी में वेटेज उसने 100% काम किया है, तो वो नंबर मोर देन 100% भी जा सकते हैं एक्चुअल में। तो जो कि गलत होगा, वो इम्प्रॉपर होगा, वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये इस तरह से ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पे की है। ये सारी वेटेज जो इसके 5 पैरामीटर है, उनका सबका एक्चुअल का टोटल किया है। और टारगेट जो कि हमारा 100% है, जैसे मैंने बताया था कि 100 नंबर से ऊपर वेटेज नहीं हो सकती, तो 100 से हमने इसको डिवाइड किया है दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है हमारी डिवाइडेशन। ठीक है, हमने एक्चुअल को डिवाइड किया है वो अभी हम इधर चलते हैं। तो आप ये देखिए कि हमने ये डिवाइड किया है स्कोर्स, ये हमारा 96.84% आ रहा है। और ये नीचे देखेंगे तो 90.37। तो इसके आधार पे हमने ना रैंकिंग भी सेट की है कि किसका मैक्सिमम स्कोर है, तो उसकी रैंकिंग 1, ठीक है, जिसका उससे कम है यानी कि 94% ये अचीव किए तो इनका 2, ठीक है, फिर ऐसे 393% वाली का 3। ठीक है, तो दोस्तों रैंकिंग भी कैसे सेट की है इसको भी आप जान लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम स्कोर बना, ठीक है, हम पहले स्कोर बनाते हैं। ठीक है, तो हमने रैंकिंग बनाया दोस्तों। ये हम रैंक का एक फॉर्मूला है, ये हमने बनाया। इसको हमने रेफरेंस दिया फर्स्ट सेल को, कॉमा, और टोटल जितनी हमें सेल लेनी है उसका रेफरेंस दिया, और एक बार F4 प्रेस करते हैं। ठीक है, ताकि ये नीचे ना चले। तो अभी एक ही में है ये फॉर्मूला, अभी हम नीचे तक ड्रैग करते हैं इसको। ठीक है, किस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह से फॉर्मूला ने अपनी रैंक बता दी कि जो फर्स्ट जिसकी हाईएस्ट स्कोर है वो रैंक 1 पे है। इसके हिसाब से रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 इस तरह से ये चल रहा है। ठीक है, दोस्तों ये हुई रैंकिंग निकाल के। तो हम रैंकिंग भी शो कर सकते हैं, मतलब जैसे सपोज अगर हम रिपोर्ट को पब्लिश कर रहे हैं, तो कोई भी पूरा टोटल स्कोर देखने की वो मतलब डेप्थ में देखने की जरूरत बाद में होती है। पहले वो रैंकिंग से ही समझ सकता है कि कौन टॉप पे है और कौन बॉटम पे है। ठीक है, तो दोस्तों ये है रैंकिंग निकालना और ये परफॉर्मेंस जज करना। ठीक है, अब इसमें एक दोस्त एक मैंने एक और बात बताई थी कि यहाँ पे एक व्हाट आर दी एंटीगेट पैरामीटर इन पीएलआई, मतलब आप पीएलआई में कोई एंटीगेट पैरामीटर भी डाल सकते हैं। एंटीगेट पैरामीटर क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कुछ एचआर के पॉलिसीज होते हैं, ठीक है, ठीक है, एचआर के क्या पॉलिसीज होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा है कि कोई कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं कि उस प्लान में वो अफेक्टेड ना हो। जैसे कुछ कई जगह कैप बोला जाता है, कई जगह डैप बोला जाता है। कई जगह क्या है, जैसे जेडटीपी के अंदर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, वो तो खैर उसमें कहीं बाहर ही कर दिया। कई जगह एक्सटर्नल एरर आ जाते हैं, तो एक्सटर्नल क्वालिटी में उसका एरर ना हो। तो पैरामीटर जो सेट होते हैं पॉलिसी के अकॉर्डिंग, अगर उसके अकॉर्डिंग वो पीएमआई या पीएलआई के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है,
तो फिर उसको हम एंट्री गेट भी बना सकते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि आपको एंट्री गेट बनाना है कि नहीं बनाना है, और बनाना है तो किस पे बनाना है, पैरामीटर क्या। सिर्फ कई जगह ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी ने लगातार 2 अनप्लान लीव ले लिया, तो उसको भी आप इंटीग्रेट पैरामीटर बना सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको क्रिएट कर रहे हैं। वो व्यू आपको पहले पूरा डिस्कस करना पड़ता है मैनेजमेंट टीम के साथ, फिर ऑपरेशन टीम के साथ, है ना? फिर जब वो अप्रूव हो जाता है, देन आप अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कर सकते हैं, फिर अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं। जब अप्रूव हो जाती है, देन यू आर एबल टू सर्कुलेट द रिपोर्ट और योर फ्रीक्वेंटली बेसिस, जो फ्रीक्वेंसी आपने सेट किया। तो मान लेते हैं कि ये एक भाई साहब हैं जिनका टैप आया है, यानी कि इनका भाई साहब का जो है कुछ एक्सटर्नल एरर है, या मान लीजिए हमने एंटी गेट में इनको ऐसा, ये एंटी गेट है, हमने एंटी गेट का सेट किया कि अगर हम इसको एंटी गेट मान रहे हैं चार एडेंट को, तो फिर इसके हिसाब से इनका स्कोर क्या होगा, ठीक है? तो दोस्तों आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए अगर हम ये मान रहे हैं कि ये डेप में यस है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और थोड़ा सा फॉर्मूला में एडिशन कर देते हैं। आप देखते रहिए आपके सामने। इफ हम एक फॉर्मूला लगा कि दिस इक्वल टू, यहाँ पे अगर मान लो यस है, तो फिर यहाँ पे मान लीजिए 0 आ जाए, यानी कि कुछ नहीं आए, छोड़िए, हम हाइफन डाल देते हैं, ठीक है? नहीं तो फिर ये वाला स्कोर आ जाए, ठीक है? तो यहाँ पे यस है तो हाइफन, यानी हाइफन की जगह हम ना क्या करते हैं, यहाँ पे नॉट एलिजिबल डाल देते हैं, ठीक है? और नहीं तो वही स्कोर आ जाए, ठीक है? हमने क्या करा, वही स्कोर डाल दिया। ये जो स्कोर है, इसको हम परसेंटेज में बदल देते हैं, ठीक है? ये हमने परसेंटेज में बदल दिया। अब थोड़ा सा हम इसका जो आपका रैंकिंग है, यहाँ पे भी रैंकिंग हम कर देते हैं, ठीक है? तो देखते रहिए कैसे रैंकिंग कर, यहाँ पे मार्किंग करते हैं फॉर्मूला की रैंकिंग, रैंक, ये ले लिया हमने, ठीक है? फॉर्मूला लगाया, फिर इसी पूरे सेल को, पूरा इस पूरे इनको हम लेंगे और इसको एक बार F4 कर दीजिए, ठीक है? इसको बंद कर दीजिए। देख रहे हैं यहाँ पे एरर आया है, क्योंकि ये टेक्स्ट में है, बाकी सब चीज़ें नंबर में है। कि हम ये रैंक सेट कर रहे हैं तो रैंक टेक्स्ट में काम नहीं करता, इसलिए हम इस यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इफ एरर का फॉर्मूला लगा के हमने यहाँ पे लिख दिया नॉट एप्लीकेबल, यानी कि जो नॉट एलिजिबल है उसके लिए रैंक एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है? हमने अब इसी फॉर्मूले को हम नीचे रैंक वाले को नीचे पेस्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों? तो आप देख रहे हैं कि जो ये इनका स्कोर जो है, ये सबसे पहले अमन है, अमन का स्कोर जो है, देख रहे हैं कि 96.84%, यानी 97% इन्होंने अचीव किया था। उसके बेसिस पे इनकी रैंक 1 बन रही थी, और जो इनकी 94% अचीव किया उनकी रैंक 2 बन रही थी, ठीक है? लेकिन इनका क्या HR आइडेंट आ गया है, तो इनकी एलिजिबिलिटी जो है, एलिजिबिलिटी इनकी खत्म हो गई। एलिजिबिलिटी स्टेटस डाल देते हैं, स्टेटस, ठीक है? तो इनकी भाई साहब की एलिजिबिलिटी जो है खत्म हो गई, है ना? तो यहाँ पे फाइनल रैंक लिख देते हैं, ये फाइनल रैंक, ठीक है? इनकी एलिजिबिलिटी नॉट एलिजिबल हो गए, और यहाँ पे हमने फाइनल रैंक जो देखा, तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल है, तो इसलिए इनकी नॉट एप्लीकेबल हो गई जो रैंक है। तो जब देखेंगे तो नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ पे रैंक 1 पे जिनका 94% पे, जो पहले 94% पे सेकंड नंबर पे थे, वो अभी 94% पे 1 नंबर पे रैंक पे आ गए, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे HR आइडेंट एक्टिव हो गया और ये नॉट एलिजिबल हो गए। बाकी सब एलिजिबल है, ठीक है? और ये नॉट एलिजिबल है, तो इनकी रैंक, फाइनल रैंक क्लियर हो गई, है ना? ये मैंने आपको 2 रैंक अलग अलग दिखा दें, तो ये रैंक है, ये फाइनल रैंक है। आप इसको रैंक 1 को ये हटा के यहाँ पे स्टेटस डाल के कर सकते हैं, और ये फाइनल रैंक बन सकती है। तो फाइनल रैंक और रैंक को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने स्टेटस लिखा है, तो आप यहाँ पे सिर्फ एलिजिबल लिख सकते हैं, जी, ठीक है? ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है? तो अब जब ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको फिर स्कोर उस हिसाब से अपडेट करने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों? तो
आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे रैंक 1 थी और किस तरह से यहाँ पे रैंक हट गई, क्योंकि ये नॉट एलिजिबल हो गए स्टेटस में, क्योंकि यहाँ पे एंट्री गेट जो पैरामीटर था वो एक्टिव हो गया। फिर क्या हो गया, एच आर आइडेंट कह लो या फिर मान लो जो यूएल कह लो, जो भी पैरामीटर आप पे आपने एंट्री गेट पैरामीटर बनाया हुआ है, कि सपोज जैसे कहीं जगह 2 अनस्केड्यूल लीव हो जाती हैं तो उसको एंट्री गेट बना सकते हैं, क्योंकि स्केड्यूल लीव अनप्लान लीव लेना वर्जित है ऑफिस में, ठीक है। प्लान करके ले सकते हैं, या मान लीजिए कोई और भी चीज़ बना सकते हैं, जैसे एक एचआर का एक्टिविटी बना दिया, ठीक है। तो ये डिपेंड्स कि आप ऑपरेशन मैनेजर क्या आप मिलकर क्या सेट करें। जरूरी भी नहीं है कि एंट्री गेट सेट किया जाए, लेकिन आप सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई फाइनल रैंक। तो दोस्तों इस प्रकार इस तरह से आप परफॉर्मेंस लेवल रिपोर्ट बना सकते हैं। इस बनाने से आपकी परफॉर्मेंस और आपकी प्रोसेस की परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस को ग्रोथ होगी। डेफिनेटली जब प्रोसेस को ग्रोथ होती है तो फिर डेफिनेटली फिर आपकी भी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और भी वीडियोस सोन अपलोड होंगी। और आपको अगर पसंद आता है तो लाइक करें, अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो जरूर जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जाके लिखें, हम आपके सजेशंस को इंतजार करके उसको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।